हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम इंजीनियरिंग जियोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मैग्मा। मैग्मा एक ऐसा नाम है जिसको सुनते से ही हमें वॉल्केनिक इरप्शन और रॉक्स और अर्थ का इंटीरियर स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें याद आती हैं। तो मैग्मा को समझने से पहले आइए इसकी एक डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन के हिसाब से किसी विशेष परिस्थिति में जो अपर मेंटल और लोअर क्रस्ट में स्थित रॉक्स हैं उनका पिघलना एवं एक हॉट लिक्विड बनाना, जिसे हम मैग्मा के नाम से जानते हैं, और इसे एक और नाम से भी जाना जाता है जो है लावा। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि जब मैग्मा किसी वॉल्केनिक वेंट के थ्रू सरफेस पे आ जाता है तो उसे हम लावा कहते हैं, अदरवाइज इसको मैग्मा कहा जाता है। केमिकल कंपोजिशन के आधार पर जो मैग्मा है उसको 3 हिस्सों में हम बांट सकते हैं, जिसमें जो सबसे पहला है वो है बेसाल्टिक मैग्मा। अब चूंकि यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन है वो केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे, इसीलिए इसमें हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि इस वाले मैग्मा में जो सिलिका का जो परसेंटेज होता है वो होता है 45 से 55% के बीच में, और ये इसका वेट परसेंट होता है। इसके अलावा जो बेसाल्टिक मैग्मा है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम भी पाया जाता है। जो दूसरी इसकी वैरायटी है वो है एंडेसिटिक मैग्मा। एंडेसिटिक मैग्मा में सिलिका 55 से 65% तक पाया जाता है, और इसमें एक मीडियम अमाउंट में आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सोडियम भी पाया जाता है। और सबसे अंत में है रायोलाइटिक मैग्मा। इसमें जो सिलिका का जो अमाउंट है वो 65 से 75% तक होता है वेट परसेंट, और इसमें बहुत ही कम मात्रा में आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम पाया जाता है, और कुछ एक एलिमेंट हैं जो इसमें ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, वो है पोटेशियम और सोडियम। तो ये तो हुए इसके एक जनरल क्लासिफिकेशन जो कि हमने केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे किया था। अब आइए इसके बाद में कुछ और कारक देखते हैं जो मैग्मा के नेचर को अफेक्ट करते हैं। तो उनमें जो सबसे पहला है वो है गैसेस इन मैग्मा। तो मैग्मा के अंदर जो गैसेस होती हैं वो यूजुअली ज़मीन के नीचे सभी मैग्मा में घुली हुई होती है, और जब दबाव कम होता है और जैसे जैसे मैग्मा ऊपर आता है ये एक सेपरेट वेपर फेज में बदल जाता है। अब ऐसा क्यों होता है उसको समझने के लिए आपको जो डेली लाइफ का एक एग्जाम्पल है वो समझना होगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि सोडा बॉटल हाई प्रेशर में पैक्ड की जाती है, उसकी जो पैकिंग होती है वो हाई प्रेशर में होती है, इसीलिए उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो घुली हुई होती है और वो उसमें हमेशा ही बनी रहती है। लेकिन जैसे हम उसका ढक्कन खोलते हैं उस बॉटल का या केन का, तो उसकी जो गैस है वो धीमे धीमे निकलने लगती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभी तक उसके अंदर हाई प्रेशर था, और जैसे हमने कैप खोली उसका प्रेशर ख़त्म हो गया या लो हो गया, और उसमें एक सेपरेट गैस फेस बन जाता है, जिसे हम गैस बुलबुलों के रूप में देख सकते हैं, जो कि हर एक बॉटल या फिर किसी भी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में आप आसानी से देख सकते हैं। ये गैस ही है जो मैग्मा को विस्फोटक रूप देती है, क्योंकि गैस फैलती है। जैसे ही गैस पर से दबाव कम होता है गैस फैलने लगती है, तो इसी कारण से उसमें जो उसका जो एक्सप्लोसिव नेचर है वो बनता है। अब आइए मैग्मा में गैसों का कंपोजिशन देखते हैं। तो बेसिकली इसमें अधिकतर जो मान लीजिए मोर देन 80% जो गैस होगी वो वाटर वेपर होगी H2O के फॉर्म में, और इसके अलावा कुछ मात्रा में इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है। इसके अतिरिक्त कुछ कम मात्रा में या माइनर अमाउंट जो है उसमें सल्फर, क्लोरीन और फ्लोरीन गैस भी पाई जाती है। मैग्मा में गैस की मात्रा उसके केमिकल कंपोजिशन पर भी निर्भर करती है। जैसे रायोलाइटिक मैग्मा में बेसाल्टिक मैग्मा की अपेक्षा ज़्यादा गैस पाई जाती है। अब इसके बाद में जो दूसरा इसका इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है टेम्परेचर ऑफ मैग्मा। वैसे तो मैग्मा का टेम्परेचर को मेजर करना एक बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खतरा होता है, लेकिन कई सारे लेबोरेटरी मेजरमेंट और एक लिमिटेड फील्ड ऑब्जर्वेशन के हिसाब से जो मैग्मा का टेम्परेचर है
उसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें समझते हैं बेसाल्टिक मैग्मा को। तो बेसाल्टिक मैग्मा का जो टेम्परेचर होता है वो होता है लगभग 1000 से 1200 डिग्री सेल्सियस के बीच में। इसके अलावा जो एंडेसिटिक मैग्मा है उसका टेम्परेचर होता है 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस के बीच में। और सबसे लास्ट में रायोलैटिक मैग्मा जिसका टेम्परेचर 650 से 800 डिग्री सेल्सियस के बीच में पाया जाता है। अब आइए टेम्परेचर ऑफ मैग्मा के बाद में विस्कोसिटी ऑफ मैग्मा को समझते हैं। विस्कोसिटी की अगर एक सामान्य परिभाषा देखा जाए तो विस्कोसिटी एक प्रतिरोध होता है, एक रेजिस्टेंस होता है जो किसी भी लिक्विड को या किसी भी मैटर को बहने से रोकता है। ये फ्लूइडिटी का एकदम अपोजिट होता है। इनिशियली जो इसकी विस्कोसिटी है वो मैग्मा के टेम्परेचर और उसके केमिकल कंपोजिशन पर निर्भर करती है और इसी आधार पर इनको दो हिस्सों में बांटा गया है। इसमें सबसे पहला हायर विस्कोसिटी। हायर विस्कोसिटी में हम उन सभी रॉक्स को लेंगे जिनके केमिकल कंपोजिशन में सिलिका का जो अमाउंट है वो ज़्यादा होता है। जैसा कि इसमें हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जिस भी रॉक में सिलिका का अमाउंट ज़्यादा होगा उसमें यूजुअली जो विस्कोसिटी होगी वो भी हायर मिलेगी। या दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो जब सिलिका का अमाउंट किसी भी मैग्मा में बढ़ता जाता है तो सिलिका के अमाउंट के साथ साथ उसकी जो विस्कोसिटी है वो भी बढ़ती जाती है। इसके बाद में टेम्परेचर का कम होना भी इसकी विस्कोसिटी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। इसमें जो विस्कोसिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसके इरप्टिव मैग्मा के इरप्टिव पावर को समझने के लिए। अब आइए अलग अलग टाइप के जो मैग्मा होते हैं उनकी विस्कोसिटी और गैस कंटेंट को समझते हैं। तो जो हमारे पास में सबसे पहला है बेसाल्टिक मैग्मा, उसका टेम्परेचर जैसे कि हम समझ चुके हैं, तो उसकी जो विस्कोसिटी होगी वो 10 से लेके 10 की घात 3 मतलब बहुत ज़्यादा लो होती है। इसके अलावा एंडेसिटिक मैग्मा 10 से 10⁻³ टू 10⁻⁵ तक इंटरमीडिएट होती है। और इसके बाद में जो सबसे हाई विस्कोसिटी होती है वो होती है रायोलैटिक मैग्मा की 10⁵ टू 10⁹ मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई विस्कोसिटी होती है। इसमें हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये थी कि इसमें बेसाल्टिक मैग्मा जो कि जिसका फ्लो नेचर बहुत ज़्यादा पाया जाता है और दुनिया के कई बहुत बड़े जो ट्रैप हैं वो बेसाल्टिक मैग्मा के फ्लो से बने हैं क्योंकि इसमें फ्लो नेचर बहुत ज़्यादा पाया जाता है इसलिए। अब आइए इरप्शन ऑफ मैग्मा को थोड़ा समझते हैं। जैसे ही मैग्मा सरफेस पे पहुंचता है तो वो किसी न किसी वेंट के थ्रू ही सरफेस पे इरप्ट होता है। हो सकता है कि इरप्शन के टाइम पे उसमें एक्सप्लोजन हो भी और ना भी हो, ये पॉसिबिलिटी उसमें होती है दोनों में। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही क्वाइट इरप्शन होता है और कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव इरप्शन होता है। तो आइए समझते हैं कि एक्सप्लोसिव और नॉन एक्सप्लोसिव इरप्शन जो है वो कैसे होता है। जो नॉन एक्सप्लोसिव इरप्शन होता है उसमें यूजुअली कम फोर्स क्रिएट होती है, मतलब जैसे ही वो मैग्मा सरफेस पे आता है तो बहुत कम फोर्स के साथ में आता है। इसका कारण है कि इसका कारण ये है कि उसमें जो गैस कंटेंट है वो लो होता है, लो विस्कस मैग्मा होता है। यूजुअली बेसाल्टिक टू एंडेसिटिक मैग्मा इसका एग्जाम्पल है। सामान्य रूप से इसकी शुरुआत एक फायर फाउंटेन की तरह होती है और वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो उसमें डिज़ोल्व गैसेस हैं वो अचानक से निकलती हैं। अब इसके बाद में जो लावा प्रोड्यूस होता है वो सरफेस पे आ जाता है और कई बार पिलो लावा भी बनाता है जो कि यूजुअली एक सब सरफेस या अंडरग्राउंड प्रोसेस है। अंडरग्राउंड से हमारा कहने का मतलब है कि ये सी बॉटम पे यूजुअली पाई जाती है पिलो लावा। कई सारे जो बड़े धमाके होते हैं इरप्शन के टाइम पे उनका जो बेसिक कारण होता है वो होता है हाई गैस कंटेंट एंड हाई विस्कोसिटी। एंडेसिटिक टू रायोलैटिक मैग्मा इसका एक एग्जांपल है। इस प्रोसेस को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि जैसे जैसे जो मैग्मा है वो सरफेस की तरफ आता है उसके ऊपर लगने वाला जो प्रेशर है वो कम हो जाता है और उसके अंदर जो गैस कंटेंट है, गैस कंटेंट क्योंकि इसमें एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रेशो में हो सकता है, इसीलिए जैसे इसका प्रेशर कम होता है, गैस कंटेंट के ऊपर प्रेशर कम पड़ता है, इनमें अचानक एक्सपांशन होता है और वही एक्सपांशन कारण होता है एक्सप्लोजिव इरप्शन का। गैसेस के एक्सपांशन के कारण इनमें
कई बार जो गैस के बबल्स हैं उनमें बस्टिंग यानी उसमें विस्फोट भी होता है, और उस बस्टिंग के कारण जो पायरोक्लास्टिक मटेरियल है वो हवा में या जो वेंट पाइप है उससे बहुत ज़्यादा दूर तक थ्रो होता है, बहुत ज़्यादा दूर तक चले जाते हैं। और इसी कारण से यहाँ पर जो टेफ्रा, जिसको हम राख भी कहते हैं, उसके क्लाउड बन जाते हैं। वॉल्केनिक इरप्शन के आसपास उसके क्लाउड बन जाते हैं। टेफ्रा जो कि इरप्शन कॉलम के बनने से प्रोड्यूस होता है, यूजुअली टेफ्रा फॉल डिपॉजिट के फॉर्म में डिपॉजिट होता है। यदि मान लीजिए इरप्शन कॉलम कोलैप्स हो जाता है, उस स्थिति में पायरोक्लास्टिक फ्लो जो है वो उसके होने की भी संभावनाएं होती हैं, और ये एक बहुत ही ख़तरनाक टाइप का वॉल्केनिक इरप्शन होता है। और इस टाइप के वॉल्केनिक इरप्शन से जो प्रोड्यूस होता है उसे हम इग्निमराइट कहते हैं। जब कभी अचानक एक बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में गैस रिलीज़ होती है तो उस कंडीशन में जो एक लेटरल ब्लास्ट या कई बार एवलांचेस भी पैदा हो सकते हैं। ये सभी ज्वालामुखी के बाय प्रोडक्ट ही होते हैं। अब आइए टेम्परेचर ऑफ मैग्मा को समझने के बाद में ओरिजिन ऑफ मैग्मा को समझते हैं। मैग्मा के बनने की प्रोसेस में धरती का कोई ना कोई हिस्सा इतना तो गर्म होना ही चाहिए कि वो रॉक्स को पिघलाकर मेल्ट कर सके। सामान्य परिस्थिति में पृथ्वी का जो जियोथर्मल ग्रेडियंट होता है वो इतना ताप उत्पन्न नहीं कर पाता। इसी कारण पृथ्वी के आउटर कोर के अतिरिक्त सभी सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, और यही कारण है कि मैग्मा भी एक स्पेसिफिक परिस्थिति में ही बनता है। और इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले रॉक्स और मिनरल्स के मेल्ट होने की प्रोसेस को समझना होगा, और उस प्रोसेस में प्रेशर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे ही पृथ्वी की सतह पर दबाव पड़ता है तो उससे किसी भी पदार्थ या एलिमेंट का मेल्टिंग टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, और पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी मिनरल या शुद्ध पदार्थ के लिए हम यहाँ पर दो केस समझने वाले हैं। बेसिकली ये जियोलॉजी से रिलेटेड है तो हम यहाँ पर मिनरल ही लेंगे। पहले केस में कोई मिनरल है जिसमें H2M CO2 उपस्थित होंगे। इसमें इसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो पहले घटेगा बढ़ते दबाव के साथ, जैसा कि आप इस डायग्राम में समझ सकते हैं। यहाँ पर जो दूसरा केस है उसको समझने के लिए यहाँ पर हमने एक शुद्ध ड्राई मिनरल लिया है जिसमें कि CO2 और H2O प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर भी इसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर है पहले बढ़ेगा बढ़ते दबाव के साथ, जैसा कि आप इसको इसके दूसरे डायग्राम में समझ सकते हैं। अब आइए इन दोनों को समझते हैं। चूँकि रॉक्स मिनरल का मिक्सचर होता है और उसका नेचर भी मिनरल से अलग होता है, और रॉक्स कभी भी एक निश्चित टेम्परेचर की जगह टेम्परेचर की एक रेंज पर मेल्ट होती है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि रॉक्स आंशिक या पार्शियल मेल्ट होती है, जिसमें पार्शियल मेल्ट को अलग किया जा सकता है, जिसके दो सामान्य केस इस प्रकार हैं, जैसा कि हम पहले ही समझ चुके हैं। इसमें पहला केस है जिसमें ड्राई मिनरल्स एवं ड्राई रॉक्स का पिघलना लगभग एक जैसा होता है। मेल्टिंग टेम्परेचर दाब के साथ बढ़ता है, लेकिन इसमें एक रेंज ऐसी भी पाई जाती है जिसमें पार्शियल मेल्ट भी रहता है या पाया जाता है, और इसको 0 से 100% की रेंज में रखा गया है। इसको हम इस डायग्राम में समझ सकते हैं। और यहाँ पर जो दूसरा केस है उसकी अगर बात करें तो हम रॉक्स का पिघलना पानी या CO2 के साथ ठीक वैसा ही होता है जैसा कि वेट मिनरल का होता है। इसमें मेल्टिंग टेम्परेचर प्रारंभ में बढ़ते दाब के साथ कम होता है, लेकिन एक रेंज होती है जिसमें पार्शियल मेल्ट पाया जाता है। इसको भी हम इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। इन दोनों केस के बाद आइए अब मैग्मा के बिहेवियर को समझते हैं। बिहेवियर ऑफ मैग्मा। जब पहली बार मेल्टिंग होती है तब सामान्य रूप से मिनरल्स छोटे छोटे पॉकेट के रूप में प्रोड्यूस हो जाता है। यहाँ पर चूँकि मैग्मा लिक्विड है इसलिए वो अपने आसपास के मटेरियल से हल्का हो जाता है। इसलिए लिक्विड मैग्मा जहाँ से भी उसको रास्ता मिलेगा वहाँ से ऊपर की ओर जाएगा, और जैसे ही ये
ये प्रारंभ होता है, वो छोटे छोटे पॉकेट जो इनिशियली बने थे वो आपस में मिलकर एक बड़ा मैग्मा चैम्बर बना लेते हैं। ये अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, लेकिन इनकी एक रेंज होती है, छोटे से बड़े प्रकार के पाए जा सकते हैं। और इसका एक उदाहरण है एन्चेंटेड रॉक्स। एन्चेंटेड रॉक जो कि अमेरिका के टेक्सास में पाई जाती है। इसके बाद अब आइए एक नज़र मैग्मा डिफ्रेंसिएशन पर भी डालते हैं। जब मैग्मा कठोर होकर चट्टान बना लेता है और ये प्रारंभ होता है तापमान की एक रेंज से, जिसमें प्रत्येक मिनरल एक अलग टेम्परेचर पर क्रिस्टलाइज होता है। और यदि किसी प्रकार एक मिनरल को उस मेल्टेड लिक्विड से निकाल लिया जाए तो उसका जो कंपोजिशन होगा, जो उस लिक्विड का कंपोजिशन होगा, वो भी बदल जाएगा। अब ये निर्भर करता है कि कितने मिनरल निकाले गए हैं। इस प्रकार एक बहुत बड़ी कंपोजिशन रेंज बनाई जा सकती है। क्रिस्टल फ्रैक्शन द्वारा इस मैग्मेटिक डिफ्रेंसिएशन को और अधिक समझा जा सकता है। मैग्मेटिक डिफ्रेंसिएशन के बाद अब अगला टॉपिक है बोन्स रिएक्शन सीरीज, पर इसे हम अपने अगले लेक्चर में समझेंगे। आई होप मैग्मा के ऊपर ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। हम अपने अगले वीडियो में फिर आपके सामने होंगे। जय हिंद। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। Thank you very much for watching this video. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.